अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की 90% परेशानियां, आपका तनाव, आपकी बेचैनी, आपकी थकान, इन सब की जड़ एक ही चीज में है और वो है ज्यादा कोशिश करना, तो क्या आप मानेंगे? लगभग 2500 साल पहले चीन के एक रहस्यमयी बूढ़े संत ने ठीक यही बात कही थी और उस बात को उसने सिर्फ 5000 अक्षरों में हेराक्लिस छोटी छोटी कविताओं में समेट दिया था। उस किताब का नाम है ताओ ते चिंग और उसे लिखने वाले इंसान का नाम था लाओ त्जू। कहानी कुछ ऐसी है कि लाओ त्जू शाही दरबार में एक बहुत बड़े पद पर थे। उन्होंने इतिहास और शास्त्रों के रखवाले के रूप में सालों तक काम किया, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनका राज्य भ्रष्टाचार, लालच और सत्ता की भूख में डूब चुका है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने बैल पर बैठे और पहाड़ों की तरफ चल पड़े, हमेशा के लिए गायब होने के इरादे से। लेकिन सीमा पर बैठे एक चौकीदार ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अगर आप दुनिया छोड़कर जा रहे हैं तो कम से कम अपनी समझ, अपना ज्ञान पीछे छोड़ जाइए ताकि बाकी इंसानियत उससे कुछ सीख सके। लाओ त्जू वहीं रुके और कुछ दिनों में उन्होंने जो लिखा वो आज दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवादित किताबों में से एक है, बाइबल के बाद दूसरे नंबर पर। यह किताब किसी धर्म की किताब नहीं है, ये कोई आदेश नहीं देती, ये कोई नियम नहीं थोपती। ये सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करती है, एक ऐसी शक्ति की तरफ जो हर चीज के पीछे काम कर रही है, जिसे लाओ त्जू ने नाम दिया ताओ, यानी मार्ग या रास्ता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब की पहली पंक्ति में ही लाओ त्जू कहते हैं कि जिस ताओ को शब्दों में बताया जा सके वो सच्चा ताओ नहीं है। यानी वो किताब के पहले ही वाक्य में आपको बता देते हैं कि जो कुछ अब आप पढ़ने वाले हैं वो असली सच्चाई नहीं है, सिर्फ उस सच्चाई की तरफ एक इशारा है, एक उंगली है जो चांद की तरफ दिखा रही है और हमें उंगली को नहीं, चांद को देखना है। यही वो पहली सीख है जो हमें झकझोर देती है, क्योंकि आज की दुनिया हमें सिखाती है कि हर चीज को नाम दो, हर चीज को परिभाषित करो, हर चीज को कंट्रोल में रखो। लेकिन ताओ ते चिंग कहती है कि सबसे गहरी सच्चाइयां शब्दों से परे होती हैं, उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह आता है कि अगर ताओ को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता तो फिर इसे समझने का तरीका क्या है? और यहीं से शुरू होती है ताओ ते चिंग की सबसे क्रांतिकारी सीख, जिसका नाम है वू वेई। वू वेई का सीधा अनुवाद होता है बिना किए हुए करना या ना करने का कर्म। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करो, संघर्ष करो, हर हाल में लड़ो, हार मत मानो। लेकिन लाओ त्जू एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति को देखो, नदी को देखो, वो किसी पहाड़ से लड़ती नहीं, वो बस उसके चारों तरफ से बहती हुई आगे निकल जाती है और सालों बाद वही पहाड़ टूटकर बिखर जाता है, जबकि नदी वहीं बहती रहती है। यही वो वेई है। यह आलस्य नहीं है, यह निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने की कला है। इसका मतलब है कि अपनी ऊर्जा को हर जगह जबरदस्ती लगाने के बजाय उस जगह लगाओ जहां वो आसानी से, बिना घर्षण के बहे। सोचिए एक किसान के बारे में, वो बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन वो बीज को पकड़कर खींच नहीं सकता कि जल्दी पौधा बन जा। उसे इंतजार करना पड़ता है, प्रकृति की अपनी गति पर भरोसा करना पड़ता है। ठीक यही जीवन में भी होता है। हम जितना ज्यादा किसी चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही दूर भागती है। एक रिश्ते को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो टूट जाता है। नींद को बहुत ज्यादा कोशिश करके लाने की कोशिश करो, वो और दूर भाग जाती है। खुशी को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा भागो, वो हाथ से फिसल जाती है। लाओ त्जू यहाँ एक गहरी बात कहते हैं, जो कुछ छोड़ दिया जाता है वही पूरी तरह से किया जाता है। यानी जब आप किसी काम को बिना ईगो के, बिना जबरदस्ती के, बिना नतीजे की चिंता किए सहजता से करते हैं, तभी वो काम सबसे अच्छे तरीके से पूरा होता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेताब होते हैं, तब आपका दिमाग तनाव में आ जाता है और तनाव में दिमाग की रचनात्मकता और प्रदर्शन दोनों कम हो जाते हैं। इसीलिए जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा फ्लो की स्थिति में खेलते हैं, यानी बिना सोचे, बिना जबरदस्ती के, सहज होकर खेलते हैं, वही सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। यही वू वेई का आधुनिक उदाहरण है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेहनत मत करो, बल्कि इसका मतलब है कि मेहनत करो लेकिन नतीजे को जकड़कर मत पकड़ो। काम करो लेकिन काम के पीछे की जबरदस्ती, हड़बड़ी और चिंता को छोड़ दो। ताओ ते चिंग में पानी को सबसे बड़ा गुरु माना गया है और लाओ त्जू बार बार कहते हैं कि अगर तुम्हें ताओ को समझना है तो पानी को देखो,
उसकी तरह बनने की कोशिश करो। पानी में सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो सबसे नीची जगह की तरफ बहता है। वो हमेशा सबसे निचले स्थान को चुनता है। जिस जगह को बाकी सब नजरअंदाज करते हैं, ठुकराते हैं, वहीं पानी जाकर ठहर जाता है। यही वजह है कि पानी कभी किसी से लड़ता नहीं, फिर भी कोई उसे हरा नहीं सकता। एक चट्टान कितनी भी सख्त हो, समुद्र की लहरें उसे सालों में चूर चूर कर देती हैं। पानी का कोई आकार नहीं होता। आप उसे जिस बर्तन में डाल दें, वो उसी का रूप ले लेता है, फिर भी अपनी मूल प्रकृति नहीं खोता। यही लचीलापन, यही नम्रता, यही असली ताकत की निशानी है। लाओ त्जू कहते हैं कि दुनिया में सबसे नरम चीजें सबसे सख्त चीजों को हरा देती हैं। यह बात उस समाज के बिल्कुल विपरीत है जो हमें सिखाता है कि ताकतवर बनो, सख्त बनो, झुको मत। लेकिन प्रकृति में देखें तो तेज आंधी में बड़े, सख्त और मोटे पेड़ टूट जाते हैं, जबकि बांस जैसा लचीला पौधा झुक जाता है। आंधी निकल जाने के बाद फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। यही सीख इंसानी रिश्तों में भी लागू होती है। जो इंसान हर बात पर अड़ जाता है, झुकने को कमजोरी मानता है, वो अक्सर अकेला रह जाता है। जबकि जो इंसान नम्रता से, सहजता से अपनी बात कहता है, बिना जबरदस्ती जीतने की कोशिश किए, वही असल में सबका दिल जीत लेता है। यहीं से जुड़ती है ताओ ते चिंग की एक और गहरी सीख, और वो है नेतृत्व यानी लीडरशिप के बारे में। लाओ त्जू कहते हैं कि सबसे बेहतरीन नेता वो होता है जिसके होने का लोगों को एहसास ही ना हो। उससे एक दर्जा कम अच्छा नेता वो होता है जिसे लोग प्यार करते हैं और सराहते हैं। उससे और कम अच्छा वो होता है जिससे लोग डरते हैं। और सबसे बुरा नेता वो होता है जिसे लोग नफरत करते हैं। यह बात आज की लीडरशिप की किताबों से बिल्कुल अलग सुनाई देती है, क्योंकि आज हमें सिखाया जाता है कि एक अच्छा नेता वो है जो हमेशा आगे रहे, हर क्रेडिट ले, अपनी मौजूदगी दिखाए। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि सच्चा नेतृत्व अपने ईगो को पीछे रखकर टीम को आगे बढ़ाने में है। जब कोई काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और लोग कहें हमने यह खुद किया, तभी असली लीडरशिप सफल हुई मानी जाती है। यह सर्वेंट लीडरशिप का सबसे पुराना उदाहरण है, जिसे आज की बड़ी बड़ी कंपनियां और मैनेजमेंट गुरु फिर से खोज कर सिखा रहे हैं, बिना यह जाने कि यह सीख 2500 साल पहले ही एक चीनी संत लिख गया था। ताओ ते चिंग में एक बहुत प्यारा सा प्रतीक आता है जिसे कहते हैं पू, यानी बिना तराशा हुआ लट्ठा या अनछुआ लकड़ी का टुकड़ा। यह उस अवस्था का प्रतीक है जब कोई चीज अपने सबसे शुद्ध, सबसे सरल, सबसे स्वाभाविक रूप में होती है, इससे पहले कि समाज, संस्कार और तरह तरह की धारणाएं उसे तराश कर किसी खास शक्ल में ढाल दें। लाओ त्जू कहते हैं कि एक नवजात बच्चे को देखो, उसमें कोई दिखावा नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई जजमेंट नहीं। वो जैसा है वैसा ही पूरी तरह से जीता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम तरह तरह की पहचान अपने ऊपर चढ़ाते जाते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं। और इन सब पहचानों के बोझ तले हमारी असली, सहज प्रकृति दबती चली जाती है। ताओ ते चिंग बार बार हमें इस उनकार्व्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय अवस्था में वापस लौटने का निमंत्रण देती है, सादगी की तरफ, सरलता की तरफ। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान से दूर भागो, बल्कि इसका मतलब है कि अपने दिमाग में भरी हुई गैर जरूरी जानकारी, गैर जरूरी राय और गैर जरूरी चिंताओं को हटाते जाओ, ताकि भीतर की सहज समझ निखर कर सामने आ सके। आज की दुनिया में हम लगातार जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। हर रोज नई खबर, नई राय, नई चीज खरीदने की इच्छा। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि ज्ञान पाने के लिए हर रोज कुछ जोड़ो, लेकिन ताओ पाने के लिए हर रोज कुछ घटाओ। यह घटाने की कला, यह कम करने की कला आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, जब हर तरफ ज्यादा पाने की होड़ लगी है। इससे जुड़ी हुई एक और गहरी सीख है यिन और यांग का सिद्धांत, यानी विरोधी ताकतों का संतुलन। लाओ त्जू कहते हैं कि हर चीज में उसका विरोधी छिपा होता है। अंधेरे के बिना रोशनी का मतलब नहीं, नीचे के बिना ऊपर का मतलब नहीं, कठिन के बिना आसान का मतलब नहीं। हम अक्सर जीवन में सिर्फ एक पक्ष चाहते हैं, सिर्फ सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, सिर्फ सफलता चाहते हैं, असफलता नहीं चाहते। लेकिन ताओ ते चिंग कहती है कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, वो ना सुख में बहुत ज्यादा बहक जाता है, ना दुख में बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो दोनों को जीवन के स्वाभाविक चक्र के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकृति ही असली शांति की जड़ है। जब आप यह मान लेते हैं कि उतार और चढ़ाव दोनों जीवन का हिस्सा है, तो आप किसी एक स्थिति से चिपकना बंद कर देते हैं, और तभी आपके भीतर एक गहरी स्थिरता आती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती।
अब बात करते हैं उस चीज की जो आज के जमाने की सब डरता है, बुढ़ापे से डरता है, मृत्यु से डरता है और इस डर में अपना वर्तमान भी पूरी तरह से नहीं जी पाता। ताओ ते चिंग सिखाती है कि जो इंसान बदलाव को स्वीकार कर लेता है, जो जानता है कि हर चीज आती है और जाती है, वही इंसान वर्तमान पल में पूरी तरह से जी सकता है, बिना भविष्य की चिंता किए, बिना भूतकाल को पकड़े। यह स्वीकृति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी समझदारी है, क्योंकि जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उससे लड़ने में हम अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हम उन चीजों में लगा सकते हैं जो वाकई हमारे हाथ में है। अब सवाल यह आता है कि इन सब गहरी बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, क्योंकि सिर्फ दार्शनिक बातें सुनना अलग है और उन्हें अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी आदतों में लागू करना बिल्कुल अलग बात है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और काम की। आज के दौर में हर इंसान खुद को साबित करने की दौड़ में लगा है। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो कितना व्यस्त है, कितना मेहनती है, कितना सफल है। लेकिन वो वे की सीख यहाँ बहुत काम आती है। इसका मतलब है कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें, लेकिन इस बात पर अड़े नहीं कि नतीजा ठीक वैसा ही आना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। आप अपनी तरफ से सबसे अच्छा प्रयास करें और फिर परिस्थितियों को उनके स्वाभाविक तरीके से सामने आने दें। यह आपको उस अंतहीन तनाव से बचाता है जो हमेशा नतीजे को कंट्रोल करने की कोशिश से आता है। दूसरी बात रिश्तों की है। अक्सर हम अपने पार्टनर, अपने दोस्तों, अपने परिवार को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैसे बने जैसा हम चाहते हैं, लेकिन पानी की सीख यहाँ याद रखनी चाहिए, नम्रता से, लचीलेपन से, बिना जबरदस्ती किसी रिश्ते में बहना उसे जीतने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। जब आप किसी पर अपनी राय थोपने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता खुद ही गहरा होता जाता है। तीसरी बात है फैसले लेने की कला। आज हर तरफ इतनी सूचना है, इतने विकल्प हैं कि सही फैसला लेना मुश्किल हो गया है। ताओ ते चिंग कहती है कि सबसे अच्छे फैसले वो होते हैं जो शोर से दूर, शांत मन से, बिना जल्दबाजी के लिए जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम हर रोज कुछ समय अकेले बैठें, बिना फोन के, बिना किसी और की राय के, सिर्फ अपने भीतर की आवाजें सुने। चौथी बात है तनाव और चिंता की। ज्यादातर तनाव इस बात से आता है कि हम चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से चले। जब हम सीखते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है और उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आधा तनाव वैसे ही गायब हो जाता है। यही वजह है कि आज मनोविज्ञान में एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति इतना बड़ा विषय बन गया है। और ये वही बात है जो लाओ त्जू हजारों साल पहले बहुत सरल भाषा में कह गए थे। पांचवी और आखिरी बात है खुद के साथ रिश्ते की। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते, जब तक आप खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, तब तक बाहर की कोई भी सफलता आपको सच्ची शांति नहीं दे सकती। ताओ ते चिंग का सबसे गहरा संदेश यही है कि शांति बाहर खोजने की चीज नहीं, यह हमारे भीतर पहले से मौजूद है। सिर्फ हमें उस तक पहुंचने के लिए अपनी अतिरिक्त परतों को हटाना है, अपने ईगो को, अपनी जबरदस्ती को, अपनी तुलना को
ताओ ते चिंग में लाओ त्जू ने 3 ऐसे गुण बताए हैं जिन्हें उन्होंने 3 खजाने कहा है, और यह 3 खजाने हैं करुणा, संयम और विनम्रता। करुणा का मतलब है दूसरों के दर्द को समझना और उसके प्रति दयालु रहना बिना किसी शर्त के। संयम का मतलब है जिंदगी में हर चीज में एक सीमा रखना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैसा खर्च करना हो, चाहे वो अपनी राय रखना हो, क्योंकि जो भी चीज अति में चली जाती है वो अपना नुकसान खुद कर लेती है। और तीसरा खजाना है विनम्रता, यानी खुद को सबसे आगे रखने की होड़ में ना पड़ना। लाओ त्जू कहते हैं कि जो इंसान हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करता है वो अक्सर दूसरों की नजर में चुभने लगता है और देर सवेर गिर जाता है, जबकि जो इंसान विनम्रता से पीछे रहता है वो धीरे धीरे बिना किसी विरोध के सबका सम्मान पा लेता है। इसी अध्याय में एक और बेहद गहरी बात कही गई है, जो दूसरों को जानता है वो ज्ञानी है, लेकिन जो खुद को जानता है वो असल में जागृत है। यानी बाहरी दुनिया की जानकारी चाहे वो कितनी भी विशाल हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है उस गहरी आत्मसमझ से, जो हमें यह दिखाती है कि हम वाकई कौन हैं, हमारी असली जरूरतें क्या हैं, हमारा डर कहां से आता है, हमारी खुशी का सच्चा स्रोत क्या है। यह आत्मज्ञान ही वो नींव है जिस पर बाकी सारी समझ टिकी होती है। ताओ ते चिंग की एक और दिलचस्प सीख मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बहुत मशहूर हुई, खासकर ताई ची और कुंग फू में, जहां सिखाया जाता है कि सबसे कमजोर दिखने वाली हरकत अक्सर सबसे ताकतवर हरकत को हरा देती है, क्योंकि असली ताकत विरोधी की ताकत से लड़ने में नहीं, बल्कि उस ताकत को बहाकर, मोड़कर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने में है। यही वजह है कि ब्रूस ली जैसे महान मार्शल आर्टिस्ट इस फिलॉसफी से बहुत गहराई से प्रभावित थे और उन्होंने पानी की तरह बनने की बात को अपने जीवन का सूत्र बना लिया था, बिना आकार के, बिना अड़े रहने वाले, हर परिस्थिति में ढल जाने वाले। राजनीति और शासन के बारे में भी लाओ त्जू एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि एक देश को चलाना ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटी सी मछली को तलना, यानी उसे बहुत ज्यादा छेड़ो मत, ज्यादा हिलाओ मत, नहीं तो वो टूट जाएगी। मतलब यह कि बहुत ज्यादा नियम, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप, बहुत ज्यादा नियंत्रण किसी भी संस्था को, चाहे वो परिवार हो, कंपनी हो या देश, अंदर से कमजोर कर देता है। सबसे अच्छा शासन वही है जो लोगों को अपनी स्वाभाविक क्षमताओं के साथ बढ़ने की जगह दे, ना कि हर कदम पर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करे। आज की दुनिया में स्टीव जॉब्स से लेकर बड़े बड़े माइंडफुलनेस गुरुओं तक बहुत सारे लोग खुले तौर पर मानते हैं कि उनकी सोच पर ताओ ते चिंग जैन फिलॉसफी का गहरा असर रहा है। और यही वजह है कि यह 2500 साल पुरानी किताब आज भी सिलिकॉन वैली की किताबों की अलमारी में, बड़े बड़े सीईओ की मेज पर और दुनिया भर के थेरेपी रूम्स में अपनी जगह बनाए हुए है। ताओ ते चिंग की एक और अद्भुत सीख है जो शायद सबसे कम सुनी जाती है लेकिन सबसे ज्यादा गहरी है, और वो है खालीपन, यानी शून्यता की ताकत। लाओ त्जू एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक पहिए के 30 आरे एक केंद्र बिंदु पर मिलते हैं, लेकिन उस केंद्र बिंदु में जो खालीपन होता है असल में वही पहिए को घूमने की ताकत देता है। इसी तरह एक मटका मिट्टी से बना होता है, लेकिन उसका जो खाली हिस्सा होता है वही उसे पानी रखने के लायक बनाता है। एक घर दीवारों से बनता है, लेकिन उसमें जो खाली जगह होती है वही उसे रहने लायक बनाती है। यानी जिस चीज को हम बेकार, खाली, बिना मतलब का मानते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा काम की होती है। यह सीख हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में खालीपन से डरना नहीं चाहिए। हर पल को व्यस्तता से भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कभी कभी खाली समय, खाली मन, खाली बातचीत भी अपनी एक अलग ताकत रखती है। आज के दौर में हम हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हर खाली समय को फोन से, सोशल मीडिया से, किसी ना किसी काम से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ताओ ते चिंग कहती है कि यह खालीपन ही वो जगह है जहां असली रचनात्मकता, असली सुकून और असली समझ पैदा होती है। एक और बेहद मशहूर पंक्ति में लाओ त्जू कहते हैं, ताओ कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ उसके जरिए हो जाता है। यह बात विरोधाभासी लगती है, लेकिन गहराई से सोचें तो यह प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। सूरज कोई मेहनत नहीं करता, फिर भी पूरी पृथ्वी पर जीवन उसी से चलता है। धरती कोई कोशिश नहीं करती, फिर भी वो हर बीज को बड़ा होने का मौका देती है। इसी तरह जब इंसान अपने ईगो को, अपनी जबरदस्ती को, अपनी हर चीज को कंट्रोल करने की जिद को छोड़ देता है, तब उसके आसपास भी चीजें अपने आप, बिना घर्षण के, सही दिशा में बहने लगती है। इसका एक और पहलू है नॉन कंटेंशन, यानी बिना झगड़े के जीना। लाओ त्जू कहते हैं कि जो इंसान किसी से होड़ नहीं करता, उससे कोई भी होड़ नहीं कर सकता।
जब हम लगातार दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में लगे रहते हैं तो हम खुद को तुलना की एक अंतहीन जेल में डाल देते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी राह पर अपनी गति से बिना दूसरों को देखे चलता है वो इस दौड़ से पूरी तरह आजाद हो जाता है। ये आजादी ही वो असली सफलता है जिसकी तरफ ताओ ते चिंग हमें इशारा करती है। ना कि बैंक बैलेंस, ना सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, ना समाज की वाहवाही। यही वजह है कि सदियों से राजा, दार्शनिक, कलाकार और आम इंसान सब इस छोटी सी किताब की तरफ लौटते रहे हैं, क्योंकि यह किताब किसी खास धर्म, जाति या जमाने की सीमा में बंधी नहीं है। यह सीधा इंसानी मन की गहराई से बात करती है। तो अब सवाल यह आता है कि इन सब गहरी सीखों को हम आज, अभी, इस वक्त से अपनी जिंदगी में कैसे शुरू करें, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अनुभव में ना उतारा जाए। ताओ ते चिंग कहती है कि बड़ा सफर हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। 1000 मील का रास्ता भी उस पहले कदम से ही शुरू होता है जो आज इसी पल उठाया जाता है। तो पहला छोटा कदम यह हो सकता है कि आज से आप हर काम को थोड़ा कम जबरदस्ती से, थोड़ा ज्यादा सहजता से करने की कोशिश करें। दूसरा कदम यह हो सकता है कि आप हर रोज कुछ मिनट बिना किसी काम के, बिना फोन के, सिर्फ खाली बैठें और देखें कि उस खालीपन में क्या महसूस होता है। तीसरा कदम यह हो सकता है कि जब भी आप किसी से तुलना करने लगें तब खुद को याद दिलाएं कि पानी कभी किसी से तुलना नहीं करता, वो बस अपने रास्ते पर बहता रहता है। चौथा कदम यह हो सकता है कि अपने रिश्तों में, अपने काम में जबरदस्ती जीतने की कोशिश छोड़कर नम्रता से, धीरे धीरे, बिना दिखावे के अपना असर छोड़ने की कोशिश करें। लाओ त्जू कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। वो कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो कितना सही है, क्योंकि जो हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वो असल में अपने भीतर की असुरक्षा को ही दिखा रहा होता है। सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान हमेशा शांत होता है, विनम्र होता है, बिना दिखावे के अपना काम करता रहता है। जैसे सूरज बिना किसी ऐलान के हर रोज उगता है और रोशनी फैला देता है। यही वो रहस्य है जिसकी वजह से ताओ ते चिंग को इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में गिना जाता है, क्योंकि यह किताब आपको कोई नई जानकारी नहीं देती, बल्कि यह आपको वो याद दिलाती है जो आपके भीतर पहले से मौजूद था, लेकिन रोजमर्रा की भाग दौड़ में दब गया था। यह किताब आपसे कहती है कि आपको हर पल साबित करने की जरूरत नहीं, हर पल जीतने की जरूरत नहीं, हर पल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बल्कि कभी कभी सिर्फ बहना है, पानी की तरह, हवा की तरह, मौसम की तरह, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी डर के। और यही असली सवाल आता है, अगर इतनी छोटी सी किताब सिर्फ 11 छोटी कविताओं में इतनी गहराई समेट सकती है, तो जरा सोचिए कि जब आप पूरी किताब को, एक एक अध्याय को ध्यान से, सहज मन से पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आपके भीतर कितनी गहरी शांति, कितनी गहरी समझ उतर सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जो आपको आपकी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दिखाता है जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए थे। वो हिस्सा जो हमेशा शांत था, हमेशा संतुष्ट था, हमेशा बहता रहता था, बस आपने उसे ज्यादा सोचने, ज्यादा कंट्रोल करने, ज्यादा डरने की आदत के नीचे दबा दिया था। लेकिन यहाँ एक बात जरूर समझनी चाहिए, जो कुछ अभी आपने पढ़ा या सुना वो सिर्फ ताओ ते चिंग के समुंदर की सतह है। असली गहराई तो तब खुलती है जब आप इसके हर अध्याय में, हर पंक्ति में छिपे उस सूक्ष्म इशारे को महसूस करते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा ही नहीं जा सकता। लाओ त्जू ने खुद कहा था कि उनकी बातें समझना आसान है लेकिन उन्हें जीना मुश्किल है, और दुनिया में बहुत कम लोग ही उन्हें वाकई अपने जीवन में उतार पाते हैं। इसी वजह से यह ज्ञान आज भी, हजारों साल बाद भी, उतना ही ताजा और उतना ही जरूरी है जितना अपने जमाने में था। सोचिए, अगर एक भगोड़ा बूढ़ा संत जो सत्ता और शोहरत से दूर भाग रहा था, अपने पीछे इतनी गहरी समझ छोड़ गया कि आज भी दुनिया के सबसे सफल, सबसे शांत और सबसे संतुष्ट लोग उसी की बातों को अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं, तो जरा सोचिए उस इंसान के मन में कितनी शांति रही होगी, कितनी गहराई रही होगी, जिसे वो सिर्फ 5000 शब्दों में पूरी मानवता के लिए छोड़ गया। यही वजह है कि यह छोटी सी किताब आज भी हर पीढ़ी में, हर भाषा में, हर संस्कृति में नए सिरे से पढ़ी जाती है, क्योंकि इंसानी मन का संघर्ष, चाहे वो किसी भी सदी में हो, हमेशा एक ही जैसा रहता है। ज्यादा पाने की चाहत, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश, हमेशा डरते रहना, हमेशा तुलना करते रहना, और इन सब से आजादी का रास्ता वही है जो लाओ त्जू ने हजारों साल पहले दिखाया था। सरलता की तरफ लौटना,
सहजता को अपनाना और पानी की तरह बहना सीखना। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आए, जब आपको लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, जब आप किसी रिश्ते में, किसी काम में या खुद अपने आप से बहुत ज्यादा जूझ रहे हो, तो एक पल के लिए ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त नदी की तरह बह रहा हूं या चट्टान की तरह अड़ा हुआ हूं? यही वो सवाल है जो ताओ ते चिंग की पूरी फिलॉसफी का सार समेटे हुए है। और जिस दिन आप इस सवाल का जवाब अपने जीवन में ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी देखने का तरीका, उसे जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सिर्फ एक प्राचीन किताब की बात नहीं है, यह आपकी अपनी जिंदगी की कहानी है, जो हजारों साल पहले एक बूढ़े संत ने पहले से ही पढ़ ली थी। और अब बारी आपकी है इसे खुद अनुभव करने की, खुद जीने की, खुद बहने की।